हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम कर रहे हैं CCS लीव रूल्स 1972। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लीव नॉट ड्यू। छुट्टी जो कि आपके अकाउंट में नहीं है फिर भी आपको मिलेगी। ये बड़ा सोचने का विषय है कि किसी एम्प्लॉई के अकाउंट में छुट्टी है ही नहीं फिर भी उसको छुट्टी मिल रही है। देखो कैसे मिलती है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस इसके लिए बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनको जानने का प्रयास करेंगे। लीव नोट ड्यू, सबसे पहले आप लीव नोट ड्यू का मीनिंग ही समझ लो, यानी कि ऐसी कोई छुट्टी जो आपके अकाउंट में नहीं है लेकिन फिर भी एम्प्लॉई को मिल रही है। किस कंडीशन में मिलेगी वो हम आगे जानेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है LND, यानी कि लीव नोट ड्यू का जो पहला पहला लेटर है उसको अलग से करके बना दिया गया LND। सेव इन द केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले अपनी तैयारी के लिए जो हमें छुट्टियां मिलती हैं उनको छोड़ करके लीव नोट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, यानी कि वो कर्मचारी जो परमानेंट है या क्वासी परमानेंट है उन सभी को लीव नोट ड्यू वाली छुट्टियां ग्रांट की जा सकती हैं अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि मिलिट्री ऑफिसर को LND इस रूल के तहत नहीं दी जा सकती। लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 360 डेज ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। अब आपको ये याद रखना है कि LND एक कर्मचारी को अपनी पूरी सर्विस के दौरान, वो 20, 30, 25 जितने भी साल की सर्विस करेगा, पूरी सर्विस के दौरान उसे टोटल 360 दिन की छुट्टियां LND के रूप में दी जा सकती हैं। और वो भी किस आधार पर दी जाएंगी? ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। जब वो कर्मचारी किसी बीमारी के कारण बीमार है और वो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर लीव नोट ड्यू के लिए अप्लाई करता है। अब उसके लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस बनाई होंगी, कुछ नियम बनाए होंगे, उनको हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे। पहले आप इस स्लाइड के कंटेंट को दोबारा से बिल्कुल क्लियर समझ लें कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट को छोड़ करके बाकी सभी केसेस में LND एक परमानेंट और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय को दी जा सकती हैं, केवल मिलिट्री ऑफिसर को छोड़ के। उसके बाद है पूरी सर्विस में मेडिकल बेस पे, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर टोटल 360 दिन की LND दी जा सकती है। अब क्या क्या कंडीशंस हैं, चलो उनको देख लेते हैं। लीव नोट ड्यू, the authority competent to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of the government servant returning to duty on its expiry। यानी कि कंपिटेंट अथॉरिटी, जो आपको छुट्टी देने का अधिकार जिस अथॉरिटी के पास है, उस अथॉरिटी को लग रहा है कि जब आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाएंगी, यानी कि जो आप LND लेकर के जाओगे, जब आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाएगी तो आप सर्विस पर वापस आओगे, रिटर्निंग टू ड्यूटी, यानी कि आप अपनी जॉब करने के लिए अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑफिस में वापस आओगे। तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी आपको छुट्टी ग्रांट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ LND। दूसरी कंडीशन क्या है? लीव नोट ड्यू शैल बी लिमिटेड to the HPL he is likely to earn thereafter, यानी कि उतनी अमाउंट में LND दी जा सकती हैं जितना कि एम्प्लॉय वापस आकर के HPL अपनी सर्विस में अर्न करेगा। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने देखा था HPL में क्या फॉर्मूला था कि किसी भी एम्प्लॉय को एक साल में 2 बार 10 + 10 टोटल 20, एक साल में एक एम्प्लॉय को 20 HPL मिलती हैं। अब यहाँ पर आप इसको ऐसा समझो, किसी एम्प्लॉय की एज 50 ईयर हो चुकी है और उसकी रिटायरमेंट एज 60 साल है।
यानी कि अब अगर वो छुट्टी जा रहा है तो कुछ दिनों में जब वो छुट्टी से वापस आएगा तो आप ये समझो कि वो 10 साल तक और जॉब अपनी करने वाला है और 1 साल में वो कमाएगा 20 HPL, यानी कि 10 साल में वो 20 इंटू 10 200 HPL कमा लेगा। तो उसको 200 दिन तक की लीव नोट ड्यू दी जा सकती हैं। कोई ऐसा कर्मचारी हो सकता है जिसको जब वो छुट्टी ले रहा है तो उसके 5 साल ही बाकी हैं, तो आप काउंट करोगे कि 5 साल में वापस आकर के अगर वो 5 साल और नौकरी करेगा तो 5 साल में वो 20 इंटू 5 100 HPL वो अर्न करेगा, तब उसको 100 डेज़ की ही LND दी जा सकती हैं। लीव नोट ड्यू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द HPL द गवर्नमेंट सर्वेंट में अर्न सब्सिक्वेंटली। जितनी दिन की वो लीव नोट ड्यू लेकर के गया है, वापस सेवा में आने के बाद जितनी वो HPL अर्न करता जाएगा एक एक साल करके, उतने ही दिन की LND उसकी HPL के रूप में काट ली जाएंगी। अब ये भी मत मान लेना कि उसकी 10 साल की सेवा बची हुई है तो उसके अकाउंट में एकदम से 200 HPL दे दी जाएंगी, नहीं, चढ़ेंगी वो फिर भी 1 साल में 20-20-20 के हिसाब से ही, लेकिन जितनी उसके अकाउंट में चढ़ती जाएंगी उतनी ही LND के रूप में जो उसकी HPL कटनी है वो अकाउंट में चढ़ेंगी और चढ़ते ही उनको तुरंत वापस डिडक्ट कर दिया जाएगा। LND टू टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स। लीव नोट ड्यू में आल्सो बी ग्रांटेड to such of the temporary government servants as are suffering from TB, leprosy, cancer or mental illness for a period not exceeding 360 days during entire service, subject to fulfillment of conditions in clause A to C of sub rule 1 and subject to following conditions। यानी कि ऐसा कर्मचारी जो अभी टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि परमानेंट या क्वासी परमानेंट नहीं है, उसको भी कुछ कंडीशंस के आधार पर LND दी जा सकती हैं। अब सबसे पहले उसको लिखा है कि उसको ये बीमारियां हो तब मिलेंगी। पहली बीमारी है TB, लेप्रोसी, कैंसर या फिर मेंटल इलनेस। अगर इन 4 में से किसी भी बीमारी से वो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट वो पीड़ित है तो उसको छुट्टियां दी जा सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ LND, और वो भी कितनी, नॉट एक्सीडिंग 360 डेज ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। अपनी पूरी सर्विस के दौरान 360 दिन तक की ही मिलेंगी। यही लिमिट थी परमानेंट और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय के लिए भी। अब इसके ऊपर जो पहले हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी वो कंडीशन भी लागू हो रही हैं, उनके अलावा कुछ कंडीशन और बनी हैं वो भी लागू होंगी। उनको आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ पुट इन ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर्स सर्विस। वो जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है वो अपनी 1 साल की मिनिमम सर्विस उसने तब तक कर ली हो कंटिन्यू, यानी कि उस एम्प्लॉय की 1 साल की अवधि पूरी हो चुकी हो, तभी जाकर के वो छुट्टी लेने के लिए अधिकार बना सकता है या अप्लाई कर सकता है। अगर उसे 1 साल ही नहीं हुआ है तो वो उस छुट्टियों के लिए अब अप्लाई नहीं कर सकता। दैट द पोस्ट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव इज लाइकली टू लास्ट टिल हिज रिटर्न टू ड्यूटी। यानी कि देखो, जब उसका नाम ही टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको अस्थायी तौर पर रखा गया है। अब अस्थायी का मतलब ये है कि अब ये नहीं पता उसकी वो पोस्ट कितने दिनों तक के लिए बनी रहेगी, लेकिन इस कंडीशन में जब वो LND अप्लाई करेगा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये भी देखेगी कि मानो वो 2 महीने के लिए LND लेकर के जा रहा है, तो 2 महीने बाद जब वो अपनी पोस्ट पर वापस आएगा क्या तब तक ये पोस्ट बनी रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने की LND लेकर चला जाए और जब ये वापस आए उससे पहले ही ये पोस्ट ही अबोलिश हो जाए कि एम्प्लॉय तो वापस आना चाह रहा है लेकिन उसकी पोस्ट ही ख़त्म होगी।
कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो ज़रूर जांचेगी कि ये पोस्ट इसके छुट्टी आने के बाद तक बनी रहे। That the request for grant of such leave is supported by medical certificate। ये तो हमने पिछली स्लाइड में देख ही लिया था कि अगर टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी LND लेनी है तो उसने जो 4 टाइप की बीमारियां लिखी हैं वो उनके लिए उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो LND ले सकता है। Where a government servant who has been granted LND resign from service or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है कि कोई कर्मचारी LND पर चला गया, अब वो सेवा में वापस नहीं आया, उसने वापस आने से पहले ही या तो रिजाइन कर दिया या फिर उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों काम उसने कब कर दिए, विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, सेवा में वापस आए बिना ही उसने ये काम कर दिए। अब जब वो वापस ही नहीं आया तो वो HPL अर्न कहाँ से करेगा, क्योंकि अब पिछली कुछ स्लाइड में आपने पढ़ा था कि उतने दिन की छुट्टियां उसको दी जाती हैं जितना ये लगता हो कि ये वापस आकर के HPL अर्न कर लेगा। अब वो वापस ही नहीं आ रहा तो HPL वो अर्न कहाँ से करेगा, ये भी दुविधा बन जाती है। तो फिर क्या होगा, द लीव नोट ड्यू शैल बी कैंसल्ड। तो उसकी जो लीव नोट ड्यू थी, जितने दिन की वो लेकर के गया था, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। हिज रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच सच लीव हैड कमेंस्ड। और उसने जो रिटायरमेंट या रिजाइन किया है उसको उस दिन से प्रभावी माना जाएगा जिस दिन से वो एम्प्लॉई छुट्टी लेकर के गया था, जब से उसकी LND वाली छुट्टियां शुरू हुई थी तब से ही उसको रिजाइन या रिटायर मान लिया जाएगा। एंड द लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड। और अब उसने जो छुट्टियों के नाम पर जो सैलरी ले रखी होगी उससे वो वापस रिकवर कर ली जाएगी। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझो। कोई कर्मचारी जो है वो 1 मार्च से शुरू करके LND लेकर के चला गया, 30 अप्रैल का टाइम आ गया, यानी कि टाइम हो गया 2 महीने उसको गए हुए, 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल को वो क्या करता है, वो सेवा से रिटायर हो जाता है अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट रिक्वेस्ट पे, या वो सर्विस से रिजाइन कर देता है। तो अब वो अप्रैल और मार्च दोनों महीनों की सैलरी ले चुका है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसे इस बेस पर छुट्टी दी थी कि वो वापस आकर अपनी HPL अर्न कर लेगा। लेकिन अब उसने तो रिजाइन कर दिया, तो उसका जो रेजिग्नेशन है वो 1 अप्रैल से, जब उसकी छुट्टी शुरू हुई थी तभी से प्रभावी मान लिया जाएगा। और मार्च और अप्रैल की वो जो सैलरी ड्रा कर चुका है वो दोनों महीने की सैलरी उससे रिकवर कर ली जाएगी। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ लीव नॉट ड्यू रिटर्न्स टू ड्यूटी but resigns or retire from service before he has earned such leave, he shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently। अब इस केस में क्या हो रहा है कि एक ऐसा एम्प्लॉय है जो LND लेकर के गया था, सपोज करते हैं कि वो 60 डेज की ही वो LND लेकर के गया था, उसने आकर के वापस ज्वाइन किया ड्यूटी को, कुछ दिन तक या कुछ साल तक मानो ड्यूटी किया। अब LND गई थी 60 दिन की, 1 साल तक वापस आकर के मानो उसने नौकरी की, तो उसने 1 साल में 20 डेज़ की HPL अर्न कर ली, तो वो 20 डेज़ की LND उसकी कट जाएगी। अब उसकी LND बाकी रह गई 40 दिन की। लेकिन उसने क्या किया, 1 साल तक सेवा करने के बाद, जॉब करने के बाद उसने रिजाइन कर दिया, लेकिन अभी भी उसकी 40 LND बाकी थी, यानी 40 HPL और उसे कमानी थी जिनसे उसकी LND कवर हो जाती। लेकिन उसने सेवा से
रिजाइन कर दिया, तो अब 40 LND के इक्वल जो सैलरी है उससे वो रिकवर कर ली जाएगी, उसे वो सैलरी 40 LND की सरकार को वापस देनी पड़ेगी। Provided that no leave salary shall be required under clause A and clause B if the retirement is by reason of ill health, incapacitating the government servant for further service or in the event of his death। पिछली 2 स्लाइड में हमने जो 2 केस पढ़े कि या तो वो सेवा पर आया ही नहीं, LND पे से LND पे गया, वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया। दूसरा केस था LND पे गया, वापस तो आया लेकिन उतने दिन की HPL नहीं अर्न करी जितने दिन की LND वो लेकर के गया था। तो इन दोनों केसेस में अब उसको छूट दी जाएगी कि उससे जो रिकवरी है वो ना की जाए। उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर वो उसके रिटायरमेंट या रिजाइन देने का कारण इल हेल्थ है, ऐसी कोई बीमारी है जिसने उसको इनकैपेसिटेट कर दिया फॉर फर्दर सर्विस, कि अब उसको ऐसी कोई बीमारी हो गई कि वो सेवा करने के लिए उसका शरीर, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे सकती, या फिर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, या उस एम्प्लॉय की डेथ ही हो गई। इन दोनों कंडीशन में उससे किसी भी प्रकार की रिकवरी या रिफंड सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। Provided that no leave salary be required under clause A and B if the government servant is compulsorily retired prematurely under Rule 48(1)B of CCS Pension Rules 1972 or is retired under Fundamental Rules 56J or Fundamental Rules 56L। देखो अब इस कंडीशन में क्या है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो LND लेकर के गया था वो सेवा में आ गया, वो तो नौकरी करना चाह रहा है लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया। एम्प्लॉय चाह रहा है कि मैं ड्यूटी करूं, अपनी HPL अर्न करूं जिससे मेरी LND कवर हो जाए, लेकिन सरकार ने या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको प्रीमेच्योरली सर्विस अवधि पूरी होने से पहले ही कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया, या तो FR 56J या FR 56L दे करके। तो अब ऐसे केस में भी उससे कोई रिकवरी नहीं की जाएगी, क्योंकि अब आप देखो एम्प्लॉय तो चाह रहा है कि वो अपना कार्य करेगा, लेकिन सरकार ने या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही उसको ज़बरदस्ती हटा दिया, तो भी उससे वो रिकवरी नहीं की जाएगी। तो ये थी लीव नॉट ड्यू वाले केसेस, कंडीशंस और उसके लिए बनाए गए रूल्स। उम्मीद है कि आपको सारे रूल्स इसके समझ में आए होंगे, कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।